Good evening, students. So, this is our lecture number 2 on the Hindu Succession Act 1956. तो लेक्चर 1 में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डील किया था, दैट इज हु इज अ हिंदू। इसमें हमने कुछ केस लॉज को रेफर किया था। प्राइमरली हमने सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को रेफर किया था, ये जानने के लिए कि आखिर हिंदू कौन होता है। तो हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? हमने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि आपका बिलीफ किस तरफ है ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि आप उस रिलीजन को बिलोंग करते हो। आपकी एलिजियंस किस तरफ है, इट विल इवेंचुअली डिसाइड कि आप एक हिंदू हो कि नहीं हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमने ये समझा था कि अगर आप हिंदू लॉस के कस्टम्स को फॉलो करके शादी कर रहे हो तो हम यही मानेंगे कि आप एक हिंदू हो। अगर आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, वो हिंदू लॉस की तरफ एलिजियंस दिखाते हैं, तो इवेंचुअली आपको भी हम एक हिंदू ही कंसीडर करेंगे। क्लियर आपको ये चीज? साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि हिंदूज के डेफिनेशन में बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स भी कवर होंगे। और ये क्यों कवर हो रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। और साथ ही साथ जो आपका आर्टिकल 46 है उसके पर्सुएंस में भी हमने हिंदूज के डेफिनेशन में बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख को भी डाला था। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि हिंदूज के डेफिनेशन में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज जो हैं और पारसीज जो हैं वो फॉल नहीं करते हैं। अदर देन दोज, जो भी इंसान होगा उसको हम पहले जो प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि वो इंसान जो है वो एक हिंदू है अंटिल ही हैज प्रूवन अदरवाइज। अगर वो प्रूव कर दे कि नहीं मैं हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा जो कस्टम और यूजेज है इट बिलोंग्स टू सम अदर रिलीजन, तो वहां पर हम ये प्रिजम्पशन जो है ये प्रिजम्पशन हम लेके चलेंगे कि वो इंसान हिंदू है, उसको डिफीट भी किया जा सकता है। तो हमने ये अपने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी जॉइंट हिंदू फैमिली। अब जॉइंट हिंदू फैमिली के टॉपिक को शुरू करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि आप पहले ये समझे कि जॉइंट हिंदू फैमिली होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं। It goes like this. Wait. ठीक है, अब समझिए इस ग्राफ में मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं। ये है आपके फादर। जब भी मैं एफ लिखूंगा तो आप क्या समझेंगे? यहां पे मैं फादर की बात कर रहा हूं। एंड डब्ल्यू रेफर्स टू वाइफ, तो ये जो फादर है ये इनकी वाइफ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद जो FS1 है ये एफ के बच्चे हैं, यानी एफ का सन। FS मतलब एफ का सन। FS2 यानी एफ का दूसरा सन। FS3 यानी एफ का तीसरा सन। FD यानी एफ की डॉटर। FD1 यानी एफ की दूसरी डॉटर। ठीक है, एंड FD2 यहां पे कौन है? एफ की तीसरी डॉटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं ऐसे ही ग्राफ्स बना के आपको सक्सेशन और सर्वाइवरशिप वगैरह भी करवाऊंगा, तो समझ जाइए कि यहां पर ये जो टर्म्स हैं ये किसको रेफर कर रहे हैं। अब ध्यान समझिए कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली पहले होती क्या है। उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है। आखिर जॉइंट हिंदू फैमिली को शुरू करने के लिए वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मेल होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पहले एक चीज समझा दे रहा हूं। अभी हम लोग हिंदू अनकोडिफाइड लॉ कर रहे हैं। ठीक है, जो अनकोडिफाइड सेक्शन है दैट इज प्री 2005 अमेंडमेंट। ठीक है, प्री 2005 अमेंडमेंट, प्री HSA वगैरह, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी यहां पे। प्री 2005 अमेंडमेंट क्या है? जो आपकी डॉटर हैं उनको वाया 2005 अमेंडमेंट एक को पार्टनर बना दिया गया था। उसके ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे। अभी मैं आपको बेसिकली जो अनकोडिफाइड है, अनकोडिफाइड पार्ट है हिंदू लॉ का, उसको कवर करवा रहा हूं ताकि आपको कोडिफाइड पार्ट को समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना आए। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, तो अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। जो मैंने आपको पहली चीज बताई वो क्या बताई कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक मेल की आवश्यकता है। ठीक है, बेसिकली एक कॉमन मेल
डिसेंडेंट होना चाहिए। विदाउट अ कॉमन मेल डिसेंडेंट क्या आप किसी जॉइंट हिंदू फैमिली को शुरू कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आप किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म नहीं कर सकते विदाउट अ कॉमन मेल डिसेंडेंट। क्या एक कॉमन फीमेल डिसेंडेंट जॉइंट हिंदू फैमिली को शुरू कर सकती है? द आंसर इज नो। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली शॉर्ट में जेएचएफ में लिख दे रहा हूं, आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक कॉमन मेल एंसेस्टर एक जॉइंट हिंदू फैमिली को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब सपोज ये है हमारा कॉमन मेल एंसेस्टर। ठीक है, अब ये ना, ये जो आप ये लोग देख रहे हो, ये सारे के सारे इसके डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, ये आपका FS1 हो गया, FS2 हो गया, FS3 हो गई, सॉरी FS3 हो गया, FD हो गई, FD1 हो गई, FD2 हो गई। ये सारे के सारे क्या हैं? F के डिसेंडेंट्स हैं, मतलब ये इनके बेटे हैं और ये इनकी बेटियां हैं। क्लियर आपको ये चीज? तो बेसिकली हमें पहले एक कॉमन मेल एंसेस्टर चाहिए और जो उसके डिसेंडेंट्स होंगे वो टुगेदर एक जॉइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म करते हैं। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली के पार्ट में, जॉइंट हिंदू की फैमिली, जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है उसमें कौन कौन कवर होता है? क्या सन जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होता है? यस, मतलब कि ये सारे के सारे लोग क्या हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली के पार्ट है। नाउ क्या अनमैरिड डॉटर जॉइंट हिंदू फैमिली की पार्ट होती है? द आंसर इज यस। अब बताइए, जो ये FD1 है क्या ये जॉइंट हिंदू फैमिली की पार्ट है? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज FD1 इज ए मैरिड डॉटर। ठीक है, वंस द डॉटर गेट्स मैरिड शी इज नॉट डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। क्यों? बिकॉज नाउ शी इज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। ध्यान समझिएगा, हर कॉमन मेल एंसेस्टर से एक और फैमिली निकल के आती है। अब देखिए, जो ये आपका कॉमन मेल एंसेस्टर है, इससे ये पूरी की पूरी फैमिली बन के बाहर निकली है। ठीक है, अब जो FD1 थी उसने H से शादी कर ली, तो अब यहां पर इनका ना अलग एक जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म हो गया है। अब इनकी अलग से एक फैमिली चलेगी। क्लियर आपको? मतलब आपके रेफरेंस के लिए आपको बात बता दे रहा, देयर इज ऑलवेज अ जॉइंट हिंदू फैमिली इनसाइड अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जॉइंट हिंदू फैमिली थी। अब देखिए FD1 जो है, शी इज स्टिल द डॉटर ऑफ F, बट शी विल नॉट बी कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ F, क्योंकि अब उसने H से शादी कर ली है। शी इज नॉट एन अनमैरिड डॉटर, तो अब वो H की फैमिली, यानी कि जो H की जॉइंट हिंदू फैमिली है उसका पार्ट बन चुकी है। क्लियर आपको ये चीज? क्या W1 F के फैमिली की पार्ट है? F के जॉइंट हिंदू फैमिली की पार्ट है? द आंसर इज यस, बिकॉज उसने F की फैमिली में शादी की है, उसने F के बेटे FS1 से शादी की है, एंड दैट्स व्हाई शी विल बी कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ द F's जॉइंट हिंदू फैमिली। इज दैट क्लियर? ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए इसके रिगार्डिंग। तो जॉइंट हिंदू फैमिली शुरू कैसे होती है? बाय अ कॉमन मेल एंसेस्टर। कॉमन मेल एंसेस्टर, ठीक है, शुरू इससे होती है। अब जॉइंट हिंदू फैमिली के पार्ट कौन कौन होते हैं? वाइफ जो है, शी विल बी कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। सन्स, अनमैरिड डॉटर, डॉटर इन लॉज, ठीक है, डॉटर इन लॉज मतलब इनकी बात हो रही है ये। ठीक है, डॉटर इन लॉज, वीडो डॉटर इन लॉ। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब एक बेटी की शादी हो जाती है तो वो जिस फैमिली में जाती है वो उस फैमिली के जॉइंट हिंदू फैमिली की पार्ट बन जाती है। बट अगर सपोज सिचुएशन ऐसा हो जाए कि ये जो H है इसकी डेथ हो जाए, या फिर सपोज ये FD1 को डिजर्ट कर दे, या फिर सपोज FD1 का डिवोर्स हो जाए, ठीक है, कोई भी सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से FD1 को अब H से दूर रहना पड़ रहा है। अब H से दूर रहने के बाद जो FD1 है, व्हाट शी इज डूइंग इज शी केम बैक टू हर पैटर्नल होम। वो अपने पिताजी के घर पे वापस आ गई। ठीक है, तो अगर इवन दो डॉटर जो है शी इज मैरिड बट
वो विडो हो गई, मतलब उनका या तो पति मर गया या फिर शी इज डिवोर्स्ड एंड शी केम बैक टू पैटर्नल होम, तो अगेन शी विल बी कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली के पार्ट में कौन कौन आता है? वाइफ आती है, मतलब कि जैसे आपका जो कॉमन मेल एंसेस्टर है उनकी जो वाइफ है, सन आते हैं, अनमैरिड डॉटर्स आती हैं, डॉटर इन लॉज आते हैं एंड वीडो डॉटर इन लॉ आते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। मैं ये पार्ट हटा दे रहा हूँ, होप्स तो आपने, वैसे आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे वैसे भी इसका अपलोड कर दूंगा नोट्स वगैरह। ठीक है, फिर भी आप लोग अपनी तरफ से भी नोट्स बनाते रहिएगा, इससे आप ही को बेनिफिट होगा। बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी इसके नोट्स हैं वो मैं सारे के सारे प्रोवाइड करूँगा, जल्दी करूँगा, आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, प्रॉब्ली आज तक में अपलोड हो जाएंगे, मतलब जो लास्ट लेक्चर था और जो ये लेक्चर है, इन दोनों ही लेक्चर के नोट्स जो है वो आपको आज टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या समझा कि वाइफ, सन, अनमैरिड डॉटर, डॉटर इन लॉ, वीडो डॉटर इन लॉ एंड मैरिड डॉटर। आई एम सो सॉरी, मैंने एक पॉइंट आपको नहीं बताया। एक तो आपकी वीडो डॉटर इन लॉ हो गई, ठीक है, मतलब कि आई एम सो सॉरी, जो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, उसको एक सेकंड के लिए आप लोग भूल जाइए। हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ा था? सन, डॉटर, अनमैरिड डॉटर, सॉरी सन, डॉटर, दैट इज अनमैरिड डॉटर, आई एम सो सॉरी, अनमैरिड डॉटर, वाइफ, चौथा आपकी हो गई वीडो डॉटर इन लॉ। ठीक है, मतलब कि ये वीडो डॉटर इन लॉ आपकी बेसिकली कौन हो जाएगा कि मान लीजिए एफ है, FW, ठीक है, इनका एक बेटा है FS1, इनकी वाइफ थी, अब FS1 की मृत्यु हो गई, तो शी विल स्टिल बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, अब लास्ट आपके आते हैं मैरिड डॉटर। मैंने आपको जो बात पहले बताई थी, प्लीज इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाइए, ये दो पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको गलत बता दिया था। तो वीडो डॉटर इन लॉ में कौन आता है कि मान लीजिए ये जॉइंट हिंदू फैमिली है, इसका बेटा है FS1, ही डाइड, ठीक है, और इसकी वाइफ सर्वाइव कर गई, तो जो सर्वाइविंग वाइफ है शी विल बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। एंड मैरिड डॉटर हु इज डिजर्टेड or divorced and has permanently returned to family, that is her parental home। ठीक है, दे विल ऑल बी कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। मैं फिर से बता दे रहा कौन कौन जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट होता है। सन, अनमैरिड डॉटर, वाइफ, वीडो डॉटर इन लॉ, यानी कि जो बेटा था कॉमन मेल एंसेस्टर का, व्हेन ही डाइड, और जो उसकी वाइफ थी शी सर्वाइव्ड, तो शी विल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ एफ। ठीक है, और अगर मान लीजिए डॉटर की शादी हो गई, तो शादी होने के बाद क्या होता है, वो जिस फैमिली में जाती है वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाती है। बट सपोज सिचुएशन ऐसा हो गया कि शी वॉज डिवोर्स्ड या फिर शी वॉज डिजर्टेड एंड शी केम बैक टू द पैटर्नल होम, जहां पे मतलब उनके माता पिता रहते हैं, तो वहां पर क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, शी विल अगेन कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, हमने ये समझ लिया कि जॉइंट हिंदू फैमिली के क्रिएशन के लिए देयर इज अ नीड ऑफ कॉमन मेल एंसेस्टर। हमने ये समझ लिया। अब जो अगली चीज हमें समझनी है वो ये समझनी है कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली एक्सपैंड कैसे करता है। ठीक है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो नंबर्स में इंक्रीज कैसे होता है, तो इसका फॉर्मूला है MBA। ठीक है, फर्स्ट इज मैरिज, सेकेंड इज बर्थ एंड लास्ट इज अडॉप्शन। तो ये तीन ऐसे प्रकार हैं जिसके थ्रू आप एक जॉइंट हिंदू फैमिली को एक्सटेंड कर सकते हो। मैरिज मतलब क्या कि मान लो F और W हैं, इनका बेटा है FS1, अब इनका जो बेटा है ही मैरिड W,
W1 मान लीजिए, ठीक है, W1 से उसने शादी कर ली। तो जो ये W1 जो कि पहले किसी और जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट हुआ करती थी, शी इज नाउ कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। क्लियर आपको ये चीज? तो मैरिज के थ्रू जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो एक्सपैंड होती है। फिर बर्थ, अब मान लीजिए FS1 है, इसका एक और बेटा हो गया, दैट इज FSS1। क्लियर आपको ये चीज? तो ये भी जो है ही विल ऑल्सो बी कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जॉइंट हिंदू फैमिली। अडॉप्शन, अब मान लीजिए जो आपके FS1 है, ये मतलब बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे, ठीक है, तो इनके पास एक तरीका और है अपनी जॉइंट हिंदू फैमिली को एक्सटेंड करने का, दैट इज वाया अडॉप्शन। मतलब उन्होंने FSS1 को अडॉप्ट कर लिया। या फिर सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए FW है, FS है, और ये आपकी W1 इनकी जो वाइफ है, ठीक है, ये मर गए, इनका कोई बच्चा नहीं है एंड ही डाइड। तो क्या W1 अभी भी फैमिली को एक्सटेंड कर सकती है? द आंसर इज यस, बाय अडॉप्शन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली एक्सपैंड कैसे करती है? बाय मैरिज, बाय बर्थ और अडॉप्शन। अब जो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि जॉइंट हिंदू फैमिली, व्हेन डज अ जॉइंट हिंदू फैमिली कम्स टू एन एंड। ठीक है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली, कब हम लोग कहेंगे कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक भी सर्वाइविंग मेंबर है तो जॉइंट हिंदू फैमिली को फ्रॉम द स्क्रैच खड़ा किया जा सकता है, इवन तो अगर उसके बाकी के सारे मेंबर्स मर गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं हाँ, मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, पहले ये समझते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली कब खत्म होती है। तो दो प्रकार से जॉइंट हिंदू फैमिली का एंड होता है। पहला, व्हेन एवरी मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली डाइज, एंड दूसरा तरीका है व्हेन पार्टीशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली सिर्फ दो प्रकार से खत्म हो सकती है। पहला प्रकार यह है कि जितने भी मेंबर्स हैं उस जॉइंट हिंदू फैमिली के वो सबके सब मर जाएं, या फिर जो जॉइंट हिंदू फैमिली की जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जो उसकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उसका हम पार्टीशन कर दें। अब पार्टीशन कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग अभी सब्सिक्वेंटली समझेंगे। अभी हमारा जो पर्पस है वो खाली यही समझना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, ठीक है, उसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, वो खत्म कैसे होता है। तो अभी बस हमें ये सब चीजें समझनी है, ठीक है। तो अभी ये पार्टीशन वाले टॉपिक के ऊपर हम लोग अभी डेल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब कुछ सवाल आपसे मैं पूछता हूं। एक बात बताइए, मान लीजिए जो ये कॉमन मेल एंसेस्टर है ये मर गया, तो क्या यहां पे जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो खत्म हो जाएगी? द आंसर इज नो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अ कॉमन मेल एंसेस्टर इज ओनली रिक्वायर्ड टू फॉर्म द जॉइंट हिंदू फैमिली, but the JHF, that is the joint Hindu family, will still subsist even if the common male ancestor dies। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली के सर्वाइवल के लिए जो कॉमन मेल एंसेस्टर है उसका जिंदा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली के क्रिएशन के लिए आपको एक कॉमन मेल एंसेस्टर तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट अ कॉमन मेल एंसेस्टर एक जॉइंट हिंदू फैमिली को आप कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया। हमने ये भी समझा कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली को हम एक्सपैंड कैसे करते हैं? बाय मैरिज, बर्थ और अडॉप्शन, ठीक है। और एक जॉइंट हिंदू फैमिली खत्म कब हो जाती है? जब उसके सारे के सारे मेंबर्स मर जाए, या फिर जो उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी थी उसका पार्टीशन हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपके सामने।
अगर मान लीजिए ये सारे के सारे मेंबर्स मर जाएं, ठीक है, ये सारे के सारे गए थे किसी ट्रिप पे हो गया एक्सीडेंट और सब कोई मर गया, अब सिर्फ ये एफडी बची है। अब एक बात बताइए कि यहां पे जॉइंट हिंदू फैमिली अब बची हुई है? द आंसर इज यस, यस, अभी भी जॉइंट हिंदू फैमिली बची हुई है। वाई? बिकॉज शी इज एन अनमैरिड डॉटर, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। बट इफ शी मैरिड तो क्या हो जाएगा, जो मतलब मान लीजिए ये एफडी है, इन्होंने शादी कर ली, ठीक है, इन्होंने शादी कर ली, तो उसके बाद क्या होगा, अब इस जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई भी नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जॉइंट हिंदू फैमिली जो है इट विल कम टू एन एंड। बट सपोज सपोज इवन दो सारे के सारे मेंबर्स मर गए, ठीक है, और अगर मान लो एफडी ने शादी कर ली तो ऑब्वियसली बात है वहां पे जॉइंट हिंदू फैमिली जो है इट विल सीज टू एग्जिस्ट। लेकिन सपोज हुआ क्या कि एफडी जो है उन्होंने किसी को अडॉप्ट कर लिया, सपोज उन्होंने एफएस को अडॉप्ट कर लिया, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जॉइंट हिंदू फैमिली का रिवाइवल हो गया, ठीक है, सब कोई मर गया, तो उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है इट केम टू एन एंड, ठीक है। बट अगर एफडी ने किसी को अडॉप्ट कर लिया, मान लो सपोज उसने एफएस को अडॉप्ट कर लिया, तो यहां पे जो जॉइंट हिंदू फैमिली था विच वाज अबाउट टू कम टू एन एंड इट वाज रिवाइव्ड। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि यार अगर मान लो फिर सब्सिक्वेंटली एफडी ने एच से शादी कर ली, तो भी तो मतलब वो जॉइंट हिंदू फैमिली जो है इट विल सीज टू एग्जिस्ट। द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि एफडी ने जब एफएस को अडॉप्ट किया था तो वो इस फैमिली में अडॉप्ट किया था, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट एफएस का अडॉप्शन सिर्फ एफडी ने किया है, एच ने नहीं किया है। ये ध्यान रखिएगा, अगर एफडी एच से शादी करने के बाद एफएस को अडॉप्ट करती तो वहां पर जो जॉइंट हिंदू फैमिली जो खत्म हो चुकी थी वो रिवाइव नहीं होती, लेकिन एफडी ने शादी करने से पहले एफएस को अडॉप्ट किया है, तो यहां पर जो इसका अडॉप्शन हुआ है ना वो इस फैमिली में हुआ है, ना कि इन द फैमिली ऑफ एफडीएच। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको एक्सपेंशन वाला बताया था कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली है जो कि एक्सपेंड करती है बेस्ड ऑन मैरिज, तो वहां पे जब हम मैरिज की बात करते हैं ना तो वी ओनली रेफर टू सन, डॉटर की मैरिज की बात नहीं करते, क्योंकि अगर डॉटर जब मैरी कर लेती है तो वो किसी और जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाती है, लेकिन जब सन शादी करता है तो वो किसी और के जॉइंट हिंदू फैमिली का एक मेंबर उठा के अपने जॉइंट हिंदू फैमिली में ऐड करवा लेता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अब समझते हैं, मतलब एक पूरी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे रहा हूं मैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन कौन कवर होता है। सबसे पहले आपके आते हैं वाइफ ऑफ द कॉमन मेल एंसेस्टर, ये आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आता है आपका मेल लीनियल डिसेंडेंट, इसको मैं शॉर्ट में डीडी लिखूंगा, ठीक है। फिर आपकी आती है वाइफ्स ऑफ मेल लीनियल डीडी, दैट इज डिसेंडेंट्स। फिर आपकी आती है अनमैरिड डॉटर्स, ठीक है। फिर आपके आते हैं अनमैरिड डॉटर ऑफ मेल लीनियल डिसेंडेंट, ठीक है। मतलब जैसे कि सपोज एफ एंड डब्ल्यू है, इनका बेटा है एफ एस, इनकी वाइफ है डब्ल्यू, एफ एस की भी एक बेटी है एफ डी। जब तक इसकी शादी नहीं होगी शी विल बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली ओनली, ठीक है। वो अभी कोपासनी वगैरह क्या होता है, वो कितने जनरेशन तक एक्सपैंड करता है, वो भी हम लोग समझेंगे। अभी धीरे धीरे हर चीज को हम लोग बेसिक से कवर करेंगे, तो जो भी आपके डाउट्स आ रहे होंगे ना दिमाग में वो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। तो अभी जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं बस उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अनमैरिड डॉटर ऑफ मेल लीनियल डिसेंडेंट। देन उसके बाद आपका कौन आता है, मैरिड डॉटर ऑफ कॉमन मेल एंसेस्टर, मैरिड डॉटर ऑफ
ऑफ कॉमन मेल एंसेस्टर, इसको मैं शॉर्ट में एक CMA लिख दे रहा हूं, ऑफ कॉमन मेल एंसेस्टर हु हैव डिजर्टेड और डिवोर्स्ड, हु हैव बीन डिजर्टेड और डिवोर्स्ड। ठीक है, अब उसके बाद डिजर्ट करने के बाद एंड डिवोर्स करने के बाद उस लड़की ने क्या स्टेप लिया, शी केम बैक टू हर पैटर्नल होम। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। सो बेसिकली एक जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन कौन आता है, जो कॉमन मेल एंसेस्टर की वाइफ होती है, शी इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। देन जो मेल लीनियल डिसेंडेंट होते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर सिर्फ कॉमन मेल एंसेस्टर के बेटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके बेटे के बेटे की बेटे की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है मेल लीनियल डिसेंडेंट। फिर उसके बाद वाइफ्स ऑफ मेल लीनियल डिसेंडेंट, ठीक है, जो उनकी बीवियां होती हैं, अनमैरिड डॉटर्स जो होते हैं, फिर अनमैरिड डॉटर ऑफ मेल लीनियल डिसेंडेंट, देन मैरिड डॉटर ऑफ कॉमन मेल एंसेस्टर हु हैव बीन डिजर्टेड और डिवोर्स्ड एंड शी रिटर्न बैक टू हर पैटर्नल होम। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने क्या समझा था कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली कब खत्म हो जाती है, व्हेन देयर इज ए पार्टीशन और ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली डाइज। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली का एक्सपेंशन कैसे होता है, वाया मैरिज, मैरिज ऑफ द सन, वाया बर्थ, मतलब कि अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए उस फैमिली में, या फिर बाय अडॉप्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा अब एक सवाल ये आता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो डिक्रीज कैसे होते हैं नंबर। मैं ये हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली व्हेन डज, या फिर हाउ जॉइंट हिंदू फैमिली डिक्रीजेस इन नंबर। हमने ये तो समझ लिया कि जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर्स इंक्रीज कैसे करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर्स डिक्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स, किसी की मृत्यु हो जाए तो, क्लियर है। फिर मैरिज ऑफ अनमैरिड डॉटर, हमने अभी ये चीज समझा था कि जो अनमैरिड डॉटर होती है शी विल बी कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, बट जब उनकी शादी हो जाती है तो वो जिस फैमिली में एंटर कर जाती है वो अब उस जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाती है। क्लियर है आपको? एंड थर्ड, व्हेन द विडोज ऑफ मेल डिसेंडेंट्स रीमैरी। ठीक है, हमने ये चीज समझा था ना कि जो विडो होती है लीनियल मेल डिसेंडेंट्स की, अगर मान लो वो फैमिली में है अभी तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट मानी जाती है, बट अगर उन्होंने रीमैरिज कर लिया, उन्होंने किसी और मतलब बंदे से शादी कर ली, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो जिस भी बंदे से शादी करेंगी वो उस बंदे के जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाएंगी, और जो जिस जॉइंट हिंदू फैमिली का वो पहले पार्ट हुआ करती थी वहां से वो निकल जाएंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए अब कुछ एक दो केस लॉस करते हैं और एक दो सवाल हमारे पास और हैं, उससे डील करते हैं, देन वी विल बी डन आज के लेक्चर को लेके। तो सबसे पहले हमें एक केस लॉ करना है, दैट इज ईशा त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। इस जजमेंट को समझने से पहले इसके कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एफ था, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर। ठीक है, इसका एक बेटा था हु वॉज मैरिड, एंड इसकी एक बेटी थी हु वॉज ऑल्सो मैरिड। अब जो इसकी बेटी थी उसकी एक और बेटी हुई और एक और बेटा हुआ, और जो इसका बेटा था उससे इनको एक पोता मिला एंड एक और पोती मिली। मतलब आई गेस यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेफरिंग टू। ठीक है, सो बेसिकली जो एफ था, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, उसका एक बेटा था और एक बेटी थी, दोनों ने शादी कर ली थी, दोनों के दो बच्चे हुए थे। अब यहां पर जो एफ था, बिकॉज ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, तो जो उसके जो डिसेंडेंट्स थे, दे वर अवॉर्डेड अ 2% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, 2% रिजर्वेशन मिल रहा था गवर्नमेंट जॉब्स में। तो यहां पर एफएस को रिजर्वेशन मिल रहा था, एफडी को रिजर्वेशन मिल रहा था। एफएस के जो डिसेंडेंट्स हैं, दैट इज एफडबलएस एंड एफएसडी, इनको भी रिजर्वेशन मिल रहा था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एफडी,
इसके जो बच्चे थे इनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहां पर एफडी जो है शी अप्रोच द इलाहाबाद हाई कोर्ट इस इशू के साथ कि मेरे बच्चों को यहाँ पर आप क्यों रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरे भाई जो है उसके बच्चों को रिजर्वेशन मिल रहा है। ये तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। क्लियर आपको ये चीज? अब यहां पर एक कंटेंशन जो एफडी ने रेज किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, वो ये रेज किया था कि सपोज अगर मैंने शादी नहीं की होती, ठीक है, अभी इस वाले पार्ट को आप भूल जाइए, ये कहती है कि सपोज अगर मैंने शादी नहीं की होती और शादी बिना किए हुए मैंने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होता, तो वहां पर उसको रिजर्वेशन मिलता, बिकॉज आई वुड बी कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जॉइंट हिंदू फैमिली। बट अब मैंने शादी कर ली और शादी करने के बाद अगर मेरे बच्चे हो रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है? दिस इज रॉन्ग एंड द कंटेंशन रेज बाय एफडीडी इज करेक्ट यहां पे कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब शी वॉज सेइंग, ध्यान समझिए बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या फर्निश किया था उन्होंने, कि अगर मैं शादी नहीं करती और बिना शादी किए मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेती तो वहां पर उसको रिजर्वेशन मिल जाता, क्योंकि हमने ये चीज समझा था कि अनमैरिड डॉटर जो होती है शी विल बी कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। पहले पूरा केस आप ध्यान समझिए। केस में ये हुआ है कि जो एफ है ये एक फ्रीडम फाइटर था, ठीक है। इसके दो बच्चे थे, एफएस एंड एफडी, दोनों ने शादी की, दोनों के बच्चे हुए। तो यहां पर एफएस जो है ये तो इस जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट माना जाएगा, लेकिन जो एफडी है जब उन्होंने शादी कर ली तो शी इज ए मैरिड डॉटर नाउ, और मैरिड डॉटर जो होती है वो जिस भी फैमिली में शादी करती है वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्योंकि इन्होंने शादी कर ली तो एफडीडी को यहां पर रिजर्वेशन नहीं मिला। अब यहां पे शी वेंट टू द कोर्ट विद एन आर्ग्यूमेंट कि अगर मैं अनमैरिड रहती और अनमैरिड रहते हुए मैंने एफएस को अडॉप्ट किया होता तब तो मुझे रिजर्वेशन मिल जाता, बट अभी क्योंकि मैंने शादी कर ली है तो आप मेरे बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो। दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, ठीक है। तो यहां पे ग्राउंड तो बहुत अच्छा था, उन्होंने यही कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है आर्टिकल 14 एंड 15 के अंदर, ये जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में जा रहा है कि सिर्फ सन के जो बच्चे होंगे उन तक वो रिजर्वेशन एक्सटेंड होगा, लेकिन जो डॉटर के बच्चे होंगे उन तक वो रिजर्वेशन एक्सटेंड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे आप बताइए, क्या एफडीडी ने जो यहां पे आर्ग्यूमेंट रेस किया था कि अगर मतलब एफडी जो थी वो अगर अनमैरिड डॉटर होती और उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होता तो उसको रिजर्वेशन मिलता, बट यहां पर रिजर्वेशन एक्सटेंड नहीं हो रहा है, दैट्स रॉन्ग। ये उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट रेस किया था, क्या लगता है ये आर्ग्यूमेंट सही था? द आंसर इज यस। कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया था या अफर्मेटिव में दिया था। सो आइए समझते हैं, ईशा त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट 2014 एंड योर फेमस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड हैज प्रोनाउंस द जजमेंट। तो आइए समझते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या कहा था। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट इफ द मैरिटल स्टेटस ऑफ द सन does not make any difference as to the law relating to his entitlement as a descendant, the marital status of the daughter, according to the Constitution of India, should also not make a difference. The notion that a married daughter ceases to be a part of her parent's family should undergo a rethink in the present day society. अब यहाँ पे क्या कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि आप बेटे के जो आपके जो बेटे हैं उनके जो बच्चे हो रहे हैं उन तक रिजर्वेशन आप एक्सटेंड करवा रहे हो, लेकिन जो बेटी है उनको उन तक वो रिजर्वेशन आप एक्सटेंड नहीं कर रहे हो। और साथ ही साथ जो ये बिलीफ चले आ रहा है कि जो एक मैरिड डॉटर है शी विल नॉट बी कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली जिसमें उसके फादर बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो एक नोशन जो निकल के आया है, जो ये नोशन बहुत लंबे टाइम से फॉलो किया जा रहा है, इस पर एक रीथिंक करने की आवश्यकता है, इसको दोबारा रिकंटेम्पलेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। द लॉ कैन नॉट मेक अ प्रिजम्पशन दैट ओनली द सन continues to be a member of the family of his parents even post marriage and a married daughter ceases to be so. Even post marriage and a married daughter ceases to be so. Such an assumption is against the constitutional values as it discriminate against the married daughter and her children. ठीक है, ये it होगा. As it discriminate against the married daughter and her children. A social welfare benefit or reservation being granted to a married son of a freedom fighter cannot be denied to the daughter as her identity as a descendant subsists, notwithstanding her marital status. Therefore, the grandchildren. एक second, let me just check it once.
ओके, दिस इज इरेस्पेक्टिव, ठीक है। द ग्रैंड चिल्ड्रन इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर मस्ट बी ट्रीटेड ऑन एन इक्वल फुटिंग, ठीक है। तो यहां पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो कंटेंशन रेस किया गया था उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने, एंड दे सेड कि यहां पर जो आप मेल के जो लीनियर डिसेंडेंट्स हैं उनको आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और फीमेल जो है उसके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हो जस्ट बिकॉज शी हैज गॉटन मैरिड टू सम अदर फैमिली, ठीक है। तो यहां पर जो ये आपने नोशन बना के रखा है कि एक मैरिड डॉटर शी विल नॉट बी कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, इसको रिकंटेम्पलेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। यहां से एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द लॉ कैन नॉट मेक अ प्रिजम्पशन दैट ओनली द सन कंटिन्यूज टू बी द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ हिज पेरेंट्स इवन पोस्ट मैरिज एंड ए मैरिड डॉटर सीजेस टू बी सो। हम ये प्रिजम्पशन लेके नहीं चल सकते कि एक बेटी जिसकी शादी हो गई है अब उसका जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई नाता ही नहीं है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रिजम्पशन, इट विल गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल enshrined in Article 14 and 15. Such an assumption is against the constitutional values as it discriminate against the married daughter and her children. A social welfare benefit or reservation being granted to a married son of a freedom fighter cannot be denied to the daughter as her identity as a descendant subsists. तो यहाँ पर कोर्ट ने बेसिकली यही आर्ग्यूमेंट दिया, मतलब यही ऑब्जर्वेशन दिया कि जब हम मेल को एज ए डिसेंडेंट मान के चल रहे हैं एंड अलॉन्ग विद दैट जो उसके बच्चे हो रहे हैं उन तक वो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये थोड़ी मान लेंगे कि फीमेल जो है द मोमेंट शी गेट मैरिड टू सम पर्सन शी विल नॉट बी कंसिडर टू बी अ डिसेंडेंट। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जो आपकी FD है ये इनका और FD और F का कोई नाता ही नहीं है शादी करने के बाद, नाता बिल्कुल है, अभी भी शी इज द डिसेंडेंट ऑफ F। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट था वो FDD तक भी एक्सटेंड कर दिया था। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है। बट ये चीज ध्यान रखिएगा आप, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी ना वो सिर्फ रिजर्वेशन तक ही सीमित थी। यहां पर कोर्ट ने ये नहीं कहा दैट अ मैरिड डॉटर विल बी कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ हर फादर, ठीक है। ये यहां पर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन नहीं दी थी, कोर्ट ने बस जो वो सोशल वेलफेयर स्कीम है रिजर्वेशन की उसको एक्सटेंड किया है जो डॉटर है उनके बच्चों तक, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी है कि जो बेटियां हैं शी विल ऑल्सो बी कंसिडर टू बी अ पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ हर फादर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको ये केस लॉ समझ में आ गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, प्लीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, the next question is whether an illegitimate son can be considered to be the member of a joint Hindu family. अब कौन होता है illegitimate son, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए F and W है, इनकी शादी हुई, बड़े खुशी से रह रहे थे ये लोग। अब F ने एक दूसरी शादी भी कर ली। आई नो F has committed the offense of bigamy, ठीक है, ऑफेंस कमिट किया, बट अभी हम लोग ऑफेंस तक नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या है। अब F ने एक दूसरी शादी कर ली W1 से, W1 से इनको एक बेटा हो गया W1S, और यहाँ पर भी जो इनकी फैमिली थी इससे इनको एक बेटा हुआ था और एक बेटी हुई थी। अब ये बंदे जो ये आपके इनके बच्चे हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट सन, ठीक है, लेजिटिमेट सन एंड डॉटर, ठीक है। अब जो यहां पर W1 से जो इनको बच्चा हुआ है इसको जनरली कंसीडर किया जाता है एज इलेजिटिमेट सन या फिर इलेजिटिमेट सन स्लैश डॉटर, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। ध्यान समझिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अब F ने ना बाइगमी का ऑफेंस कमिट किया, बाइगमी का ऑफेंस कमिट करते हुए उनको एक बच्चा भी हो गया, दैट इज W1S, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए, अब जनरली लॉ की नज़रों में, मतलब जनरली जो है ना हम इसको मानते ही हैं कि ये जो बच्चा है ये इलेजिटिमेट है, बट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज से दे विल ऑल कंसीडर टू बी लेजिटिमेट, ठीक है। तो मतलब यहां पर ये इलेजिटिमेट नहीं है। अच्छा, अगर आपको जानना है कि बेसिकली हम इलेजिटिमेट कहते किसको हैं,
तो ऐसे समझ लीजिए कि एफ ने डब्ल्यू से शादी नहीं किया है, ठीक है, W1 से शादी नहीं किया है, W1 बस एक कॉन्क्यूबाइन है, कॉन्क्यूबाइन या फिर आप मिस्ट्रेस कह सकते हो, ठीक है। अब बिना शादी किए इनको एक बच्चा हो गया W1S, तो यहां पर ये जो बच्चा है ना इसको हम इलेजिटिमेट मानेंगे, लेकिन जो बच्चे वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिज से पैदा होते हैं उनको हम इलेजिटिमेट नहीं मानते हैं। दोज progenies will be considered to be legitimate by virtue of section 16 of Hindu Marriage Act 1955। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बाइगमस मैरिज है एफ एंड W1 की, बट तो हाँ बाइगमस मैरिज, और बाइगमस मैरिज जो होता है वो वॉइड होता है। वॉइड मतलब क्या है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो हम लोग बाद में समझेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा कि उस पर्टिकुलर मैरिज की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो वहां पर जो बच्चा पैदा होगा उसको हम वैसे जनरली तो पहले इलेजिटिमेट मानते थे, लेकिन सेक्शन 16 के वर्चू से जो वो इलेजिटिमेट बच्चा है उसको अब हम लेजिटिमेट मानते हैं। इज दैट क्लियर? तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए ये इनकी शादी हो गई थी, अब W1S पैदा हुआ, तो क्या W1S जो है ही विल बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली? देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा। इन द केस ऑफ गुर नारायण दास वर्सेस गुर तेहल दास, the Supreme Court observed that an illegitimate son will be considered to be the member of joint Hindu family of his father. Is that clear? ठीक है, मतलब कि subsequently अगर ये जो W1 है she married to F2, ठीक है, तो जो ये W1S है, जो W1S है ये इनकी फैमिली को बिलोंग करेगा। Is that clear? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर चाइल्ड इन वूम्ब इज ए मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। क्या जो बच्चा पेट में होता है, जब वो पेट में रहता है, तो क्या उस टाइम पर हम उसको जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट मानते हैं? द आंसर इज यस। आइए देखते हैं क्या कहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन दी है। एज पर द हिंदू जूरिस्प्रूडेंस अ चाइल्ड इन वूम्ब विल बी कंसीडर्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज कंसीडर्ड अलाइव। दस अ चाइल्ड इन वूम्ब इज कंसीडर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, joint Hindu family, but he is not considered a member in Hindu undivided family। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको ये चीज बाद में दोबारा बताऊंगा, बट एक बार आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप सेक्शन 20 ऑफ HSA को रेफर करते हैं तो वहां पे आपको ये चीज पता चलेगा कि जो चाइल्ड होता है वूम में, पेट में जो बच्चा होता है, उसकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, उस बच्चे का जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हक भी होता है। जो जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जॉइंट प्रॉपर्टी, उसमें उसका अधिकार भी होता है। तो अगर सपोज इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है तो यहां पर जो चाइल्ड इन वूम होता है उसका भी आपको एक हिस्सा निकाल के अलग करना पड़ता है, ठीक है। और अगर उसके लिए आपने अलग से हिस्सा नहीं निकाला है तो वो पैदा होने के बाद अपने हिस्से को क्लेम भी कर सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या समझा कि एज पर हिंदू जूरिस्प्रूडेंस जो बच्चा पेट में होता है उसको भी हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी मान के चलते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इन वूम इज कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई गेस हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। हमने क्या क्या समझा आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन सब्सिक्वेंटली कल हम लोग कुछ और भी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली की। हमने सबसे पहले क्या समझा कि जॉइंट हिंदू फैमिली के क्रिएशन के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? कॉमन मेल एंसेस्टर की, ठीक है। क्या कॉमन मेल एंसेस्टर का जिंदा रहना जरूरी है उस जॉइंट हिंदू फैमिली के सर्वाइवल के लिए? द आंसर इज नो, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो एक्सपैंड कैसे करती है? वाया मैरिज, दैट इज द मैरिज ऑफ सन, बर्थ, अगर फैमिली में किसी बच्चे का जन्म हो जाए, या फिर अडॉप्शन। इज दैट क्लियर? जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो खत्म कब हो जाती है? जब जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, यानी कि पार्टीशन हो जाए, या फिर सारे के सारे मेंबर्स जो हैं उस जॉइंट हिंदू फैमिली के वो मर जाएं। क्लियर आपको? जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो नंबर में डिक्रीज कैसे करती है? वो डिक्रीज तब करती है जब वीडो डॉटर इन लॉ जो है वो शादी कर ले, ठीक है, या फिर कोई मेंबर मर जाए, ठीक है, या फिर जो अनमैरिड डॉटर है वो शादी कर ले। इज दैट क्लियर? ये हमने सारी चीजें समझ ली। अब उसके बाद हमने कुछ केस लॉस की। हमने ईशा त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 इलाहाबाद हाईकोर्ट केस को डिस्कस किया, जहां पर डॉटर तक भी जो रिजर्वेशन का बेनिफिट था, इवन दो शी गेट मैरिड टू सम अदर फैमिली, एक्सटेंड किया गया, ठीक है, एंड क्योंकि शी वॉज स्टिल बी कंसिडर्ड टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ हर फादर। इज दैट क्लियर? फिर हमने ये समझा कि क्या एक इलेजिटिमेट सन जो होता है उसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट मानते हैं? द आंसर इज यस, ठीक है, लेकिन वो फादर के जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट रहेगा। मतलब सब्सिक्वेंटली अगर W1 ने शादी कर ली तो वो इस फैमिली का पार्ट नहीं होगा, वो इस फैमिली का पार्ट होगा।
इज दैट क्लियर? फिर हमने ये समझा कि क्या एक चाइल्ड जो वूम में होता है वो जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट माना जाता है। द आंसर इज यस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चाइल्ड इन वूम की बात हो रही है। अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है अभी, मतलब बच्चा जो है वो पेट में है ही नहीं, मतलब द वुमेन हैज नॉट बीन प्रेग्नेंट, तो सब्सिक्वेंटली अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है देन आफ्टर दैट उसका बच्चा होता है, ठीक है, तब वो पार्टीशन में हिस्सा नहीं मांग सकता। मतलब बच्चे को पेट में आने से पहले ही पार्टीशन हो गया, तो बाद में वो बच्चा अगर पैदा होता है तब वो अपना अधिकार नहीं मांग सकता। लेकिन अगर वो उस टाइम पर पेट में है जब पार्टीशन जो है वो मतलब व्हेन द पार्टीशन इज टेकिंग प्लेस, तब वो अपने अधिकार को मांग सकता है आफ्टर टेकिंग बर्थ। इज दैट क्लियर? ठीक है, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, समझा दी होंगी, जो भी मतलब आज मैंने पढ़ाया है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो कोई भी लेक्चर देख रहा है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर मैं इन लेक्चर्स के नोट्स प्रोवाइड करूँगा और आप खाली उन नोट्स पर रिलाई करके भी अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो नोट्स काफ़ी हद तक सफिशिएंट रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपको किसी किताब वगैरह को रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।